हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ हम बात करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Accounting. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. यानी कि अकाउंट एक आर्ट है जिसके अंदर रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग और समराइजिंग ये सारी टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में हम उनको डिनोट कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर वो सारे इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आएंगे जो कि हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हैं, और हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे जो कि मनी में डिनोट करी गए हैं, वो सारे हमारे अकाउंटिंग का पार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एक मीनिंग। अब हम बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। तो फर्स्ट आता है जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस और जो बिजनेसमैन होता है उसको अलग रखा जाता है, यानी कि बिजनेस के रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे वो बिजनेस के नाम से किए जाएंगे। उसमें वो पर्सन जो उसका अकाउंटेंट होगा या जो उसका ओनर होगा, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी अकाउंट ओपन किए जाएंगे वो बिजनेस के नाम से होंगे, एक कॉमन सील होगी बिजनेस के नाम से, और सारी चीजें बिजनेस के नाम से ही चलेंगी। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों की एक अलग सेपरेट एंटिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, अभी हमने मीनिंग में भी बात की थी कि इसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में भी यही चीज बताई गई है कि यहाँ पर हम अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट में एक्सप्रेस किए जाते हैं। नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी कॉस्ट हमने लगाई है अपने बिजनेस में, मशीन परचेज करने में, बिजनेस को सेटअप करने में, वो हमारी कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर आएगी और हम उसी कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि जो हमने कॉस्ट लगाई है और बाजार में उसकी जो कॉस्ट है, उन दोनों में से हमें कौन सी देखनी है। यहाँ पे बहुत ही क्लियर होगा, बाजार में उसकी जो भी कॉस्ट हो हमें उससे मतलब नहीं है। हमने अपने बिजनेस में जितने जो भी चीज़ें लगाई हैं, जैसा भी सेटअप किया है, उसमें जितनी कॉस्ट लगी है हमारे बिजनेस की, वो कॉस्ट कहलाई जाएगी। नेक्स्ट बात आती है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के मतलब यहाँ पर यह है कि जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचकर स्टार्ट करते हैं कि ये बिजनेस हमारा बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि हम ये सोच के बिजनेस को ओपन नहीं करते कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम इस बिजनेस को बंद कर देंगे। तो बिजनेस एक हमारा गोइंग कंसर्न की तरह होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर यही चीज़ देखी जाती है कि हम अपने बिजनेस को बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखेंगे, और इसमें जो जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, जो भी नेसेसिटी होगी, हम इस पे एक्सपेंडिचर करेंगे और एक लंबे टाइम तक हम इस बिजनेस को कंटिन्यू करके एक बड़ा सा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमें यही चीज़ डिफाइन की गई है। नेक्स्ट आता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस में होंगे उसकी दो साइड होंगी। एक साइड होगी जिसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, दूसरी साइड होगी जिसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बिजनेस में असेट्स लगी है, तो यानी कि असेट्स जो भी हमने अपने बिजनेस में लगाई है, तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए? वो इक्वल होनी चाहिए लायबिलिटीज एंड कैपिटल के। और अगर हमने अपने बिजनेस में कोई भी कैपिटल लगाई है तो वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी हमारी असेट्स एंड लायबिलिटी के बराबर। तो यहाँ पर यही है कि जो भी हम अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करेंगे उसका एक डेबिट साइड भी होगा और एक क्रेडिट साइड भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की। तो फ्रेंड्स, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर ये है कि जो भी हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होंगे हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड, उससे हमें कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू जो होगी वो हमें रियलाइज हो रही होगी। तो यहाँ पर हम उसी कॉस्ट को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जैसे कि हम किसी बिजनेस को स्टॉप करते हैं या फिर किसी भी बिजनेस को हम
वाइंड अप करते हैं, तो उसको वाइंड अप करने के बाद हमें क्या रियलाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो भी हम बिजनेस को अपने चलाएंगे, तो अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यू है तो वहाँ पे हमें क्या रियलाइज होगा, वहाँ पे हमें जो भी हम सेल करेंगे उसके साथ ही साथ हमें प्रॉफिट रियलाइज होगा। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं बिजनेस में उससे हमें प्रॉफिट रियलाइज हो। एक्रुअल कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे हमें बताया गया है कि कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स हैं जो कि हमने कर तो दिए हैं लेकिन अभी तक उनका सेटल नहीं हो पाया है कैश, फिर भी हमें क्या है, अभी हमने काम करा है तो हमें पैसा तो मिलेगा ही। ठीक है, तो इसको हम अपने बिजनेस में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमने अभी अपनी सर्विस तो दे दी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो क्रेडिट पे किसी भी प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं, तो हमने सेल किया है तो हमें उसका मनी कभी ना कभी तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे क्या कर दिया, जो हमने क्रेडिट सेल किया था उसको भी हम इंक्लूड करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट में हमें यही डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक पोस्टुलेट। पीरियोडिक पोस्टुलेट का मतलब यहाँ पे अगर हम ट्रूली बात करें तो यहाँ पे मतलब है कि जो भी इनकम हम मेजर करेंगे वो हम तब तक उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक कि वो लिक्विडेट नहीं हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे जितने भी ओनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स या गवर्नमेंट जो होती है, वो ये जानना चाहती है कि बिजनेस किस तरह से चल रहा है। तो वो किस तरह से जानेगी, वो जानेगी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए। तो हम जब तक वेट नहीं कर सकते कि हम अपने बिजनेस को लिक्विडेट होने तक देखें। इसलिए यहाँ क्या होता है, इसके अंदर हम एक पीरियड डिसाइड करते हैं कि हमारा ये पीरियड है, हम इस पीरियड में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना रन कर रहा है, क्या प्रॉफिट है उसके, क्या पोजीशन है उसकी। तो यहाँ पे एक हम पीरियड डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट पीरियोडिक पोस्टुलेट्स पे ही बेस्ड है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना, जबकि इसका जो मेजर अगर रीज़न देखें तो मेजर रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे जो मेजर शेयर जो होता है अकाउंटेंट के अटेंशन का, वो होता है कि वो देखे कि जो भी प्रॉफिट्स को मेजर करने की टेक्निक्स हैं वो उसको इंक्लूड करे अपने अकाउंटेंसी में। क्योंकि जब तक वो प्रॉफिट को मेजर करने के लिए कोई भी टेक्निक्स को इंक्लूड नहीं करेगा तब तक वो अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकता कि क्या प्रॉफिट हमारा निकल कर आ रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए पीरियोडिकली उसको एक ऐसी चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी जिससे कि वो एक पीरियड के टाइम या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो चेक कर पाए कि उसका कितना प्रॉफिट निकल रहा है। अब इस प्रॉफिट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक या पीरियड तक मैच करने के लिए उसको क्या देखना होगा, उसको देखना होगा कि जो भी कॉस्ट उसने लगाई थी उस पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस में, उसमें कितना रेवेन्यू निकल रहा है। यानी दोनों को उसे मैच करना होगा कि जो कॉस्ट है और जो रेवेन्यू है उन दोनों में कितना डिफरेंस है, वही डिफरेंस हमारा प्रॉफिट कहलाता है। तो यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमें कॉस्ट एंड रेवेन्यू को मैच करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की। फर्स्ट आता है कैपिटल ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, कैपिटल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी जो बेनिफिट्स होता है हमें, वो बिजनेस में हमें मोर देन 1 ईयर तक मिलता है। और ये एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि वे वन ऑपरेटिंग साइकिल होता है जिसका जो प्रॉफिट है हमें आने वाले 2-3 साल या यह हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा सालों तक इसका प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, जबकि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हमारे वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसका प्रॉफिट या बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर ही मिलता है। यानी ये इसका जो पीरियड है वो 1 ईयर तक होता है, जबकि कैपिटल ट्रांजैक्शंस का जो टाइम होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो ये हमारे डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, कैपिटल एंड रेवेन्यू। जबकि अगर हम कैपिटल को डिवाइड करें तो ये डिवाइड होते हैं हमारे 2 पार्ट्स में फर्दर, जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीव्ड। जबकि हमारे रेवेन्यू डिवाइड होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीव्ड में। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट्स ऑफ विच इज एंजॉयड और कंज्यूम्ड नॉट इन 1 ईयर बट मोर देन 1 ईयर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे जिनका जो बेनिफिट है, मतलब हम कुछ भी एक्सपेंडिचर करेंगे और उसके बदले में हमें जो सर्विस मिलेंगे या गुड्स मिलेंगे, जो भी फैसिलिटी मिलेगी, उसको सिर्फ हम 1 साल के लिए हम इंजॉय नहीं करेंगे, उसको हम आने वाले आगे के सालों में भी हम उसको इंजॉय करेंगे। ये मोस्टली जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो किए जाते हैं
किसी भी बिजनेस को परचेस करने के लिए या किसी एसेट्स को परचेस करने के लिए, बिल्डिंग को सेटअप करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, हमें आने वाले बहुत सारे सालों तक हमें बेनिफिट करेंगी। जैसे कि हमारा फिक्स एसेट्स परचेस करना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, और अगर हम अदर एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे किसी बिजनेस को एक्वायर करना, ब्रोकरेज देना किसी बिल्डिंग को खरीदने में, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही लार्ज होते हैं और ये हमें आगे तक काम करेंगे। अगर हम और भी बात करें एग्जांपल्स की, तो इसमें जो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसमें आता है कि हमने किसी भी असेट्स को इम्प्रूव कराया, उसमें एक्सटेंशन करवाया। फ्रेंड्स याद रखना, एक्सटेंशंस और इम्प्रूवमेंट में हमारे जो बिजनेस है या हमारा जो असेट्स है उसको बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन अगर हम डेली रिपेयर की बात करें तो वो इससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जब हम किसी बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करवाते हैं या कुछ एक्सटेंशन करवाते हैं तो उसका जो हमें बेनिफिट मिलता है वो हमें बहुत टाइम तक मिलता है, जबकि ये छोटी मोटी रिपेयर होती हैं वो हमारी डेली होती हैं, तो वो उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी भी बिजनेस को में हम इंक्रीजमेंट कर रहे हैं या फिर किसी बिल्डिंग का एक पार्ट है उसको हम इंक्रीज करने वाले हैं, तो वो भी हमारा लॉन्ग टाइम के लिए होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। साथ ही साथ हम किसी बिजनेस को कैरी कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस के राइट को परचेस कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ पेटेंट, ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं। कॉस्ट ऑफ पेटेंट हमारे लिए लॉन्ग टाइम तक रहता है। लीगल चार्जेस देना किसी बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी असेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सारे चार्जेस हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे विद इन ईयर लिमिटेड होते हैं, कि वो तभी इनकर होंगे और उसका प्रॉफिट हमें विद इन ईयर तक ही मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जैसे कि वेजेस, सैलरी, रेंट, पोस्टेज, इंश्योरेंस। अदर बात करें तो अपने किसी भी बिजनेस रीसेल करना किसी भी गुड्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस ने गुड्स परचेस किए और उसको रीसेल किया, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। किसी बिजनेस असेट्स की रिपेयर कराना, बिल्डिंग की रिपेयर कराना, ये सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। फिक्स असेट्स की डेप्रिसिएशन निकालना, और किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमने लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब हम बात करते हैं अनदर एक्सपेंडिचर की, जो कि है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह इंक्लूड किया जाता है, और ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि बहुत लार्ज अमाउंट पे होते हैं, और इसको हम 2 या 3 साल के अंदर हम इसको राइट ऑफ करते हैं। जैसे कि डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर and development expenditure on mines and minerals, expenditure on an advertisement campaign or a scientific expenditure। तो ये क्या होगा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इनको हम राइट ऑफ एक साल में नहीं करते, क्योंकि अगर हम इनको राइट ऑफ एक साल के अंदर करेंगे तो हमारे बैलेंस शीट पे एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 या 3 साल में हम इसको राइट ऑफ करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी हमने प्रोपोर्शन लिया है उसके प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पर ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कि हमें रियलाइज होती है किसी भी फिक्स एसेट्स को सेल करने से, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, या फिर हमने किसी भी तरह से कोई कंट्रीब्यूशन किया है किसी भी कैपिटल को बढ़ाने में, या फिर किसी भी तरह की कोई डोनेशन दी है लाइफ मेंबरशिप के लिए, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे कैपिटल रिसिप्ट कहलाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, हमें लॉन्ग टाइम तक काम करती हैं। अगर हम किसी भी तरह से किसी क्लब को ज्वाइन करते हैं और लाइफ मेंबरशिप लेते हैं उसकी, तो यहाँ पर क्या है, हमें लॉन्ग टाइम तक हमारी हेल्प करेगी। तो ये इसमें जो भी खर्चा आता है ये इस, और जो रिसीप्ट हमें मिलती है वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कि हमें अराइज होती है जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, या फिर हम किसी भी तरह का कोई इनकम देते हैं, जैसे कि रॉयल्टी है, कंसल्टेंसी फी है, या फिर हम इंटरेस्ट पे करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, हमने डिविडेंड रिसीव हुआ,
रेंट ऑफ प्रॉपर्टी मिला या फिर कमीशन हमें अर्न हुआ, तो इसके बदले में हमें जो रिसीप्ट मिलती है वो हमारी रेवेन्यू नेचर की होती है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। हमें कमीशन रिसीव होगा तो वो कमीशन हमारा पर्टिकुलर उस ईयर के लिए होता है। रेंट जो मिलता है हमें किसी भी प्रॉपर्टी का वो भी हमारा उसी ईयर के लिए होता है। ये हमारा रेंट जो है वो हमारा नेक्स्ट ईयर काम नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट आता है इट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि ये फिक्स असेट्स को एक्वायर करने में अराइज होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा किसी बिजनेस को रन करने में इनकर होता है। सेकंड है दीज आर इनकर्ड इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, यानी ये फिक्स असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने में इनकर्ड होते हैं, जबकि ये दे डू नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, यानी इससे फिक्स असेट्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है। थर्ड आता है दे इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये सिर्फ मेंटेन करते हैं बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को। फोर्थ है द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर एक्सटेंड टू दी मोर देन 1 ईयर। ठीक है, यानी कि ये मोर देन 1 ईयर के होते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो इसकी लिमिटेड टाइम होता है वो होता है ओनली 1 ईयर। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉन रिकरिंग नेचर होते हैं, जबकि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं। हम कुछ प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग इन द ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर, यानी जनरल मैनेजर के ऑफिस में एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग एंड पेंटिंग अ सेकेंड हैंड ट्रक न्यूली परचेज्ड। तो फ्रेंड्स ये किस तरह का एक्सपेंसेस है। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सपेंस है ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ द एनुअल टैक्स पेड एंड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द ट्रक मेंशन्ड अबव, यानी कि जो ऊपर ट्रक की बात की गई थी उस पे हमने किसी भी तरह का टैक्स पे किया और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो ये हमारा खर्चा किस तरह का खर्चा है। तो फ्रेंड्स अगर हमने प्रीमियम पे किया है तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि इसकी जो भी वैल्यू हमने इस पे स्पेंड की है इससे ट्रक की वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा, और ये हमारा विद इन 1 ईयर के लिए ही है। नेक्स्ट आता है वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, यानी किसी भी मशीनरी को इंस्टॉल करने में हमने वर्कर्स को वेजेस दी। तो फ्रेंड्स इस तरह की चीज़ें होती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती हैं, क्योंकि जब हमने उसको काम करवाया है तो उसके जो पैसे हैं वो मशीनरी के अमाउंट में ही इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोर एग्जिस्ट इन द सिनेमा हॉल अंडर ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंडर जो भी सिनेमा हॉल है उसमें एग्जिस्ट को ज़्यादा एग्जिस्ट बनाई गई। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो ये है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं है, क्योंकि इससे जो कैपेसिटी है हॉल की वो इंक्रीज नहीं होगी। अगर किसी भी काम से जो हॉल है वहाँ की कैपेसिटी इंक्रीज होती तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल, यानी कि सिनेमा हॉल को रीडेकोरेट किया गया। तो फ्रेंड्स ये सिनेमा हॉल को रीडेकोरेट किया गया है लेकिन कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ गैलरी इन अ थिएटर हॉल, थिएटर हॉल में एक गैलरी को पुट किया गया है यानी गैलरी बनाई गई है, तो ये किस तरह का खर्चा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा है, क्योंकि जब हमने गैलरी में बनाई है वहाँ पे तो वहाँ पे भी हमारे नंबर ऑफ सीट्स क्या हो जाएंगी इंक्रीज हो जाएंगी, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द गुडविल ऑफ एन ओल्ड फर्म, यानी कि किसी ओल्ड फर्म की गुडविल को एक्वायर किया गया, तो ये किस तरह का खर्चा है। तो फ्रेंड्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जब हमने किसी भी बिजनेस की गुडविल को एक्वायर किया है तो ये हमें आगे तक बेनिफिट करेगी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ हैवी एडवर्टाइजमेंट्स फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एंड रिमूवल ऑफ वर्क्स टू अ न्यू एंड बेटर साइट, यानी कि जो भी हमने हैवी एडवर्टाइजमेंट किया है न्यू प्रोडक्ट पर और उसके जो बेटर साइज है या फिर जो भी उसकी वर्किंग थी उसको हमने रिमूव कर दिया गया है, तो ये किस तरह की है खर्चा हमारा। तो फ्रेंड्स अगर हैवी है लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल नेचर है इसका, यहाँ पे हमने किसी बिजनेस को न्यू को अक्वायर नहीं किया है, सिर्फ हमने उसको हैवी किया है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।